हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीएस यूट्यूब चैनल। आपको आज क्लास 7 के साइंस में फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी जो मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है वो एनसीईआरटी मटेरियल है, तो एनसीईआरटी से ही अभी आपको पढ़ाया जाएगा। आपके पास जो भी सपोर्टिंग बुक है उसमें सेम एक्सरसाइज आपको मिलेगा, तो एक्सरसाइज आप घर पे पढ़ेंगे और अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे आपको घर पर हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए, पर्सनली आप हमसे बात भी करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के लिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया कि सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। और आपको क्लास 6 में ये भी समझाया गया कि भोजन के जो अवयव हैं, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। ये सभी तरह के पोषक पदार्थ, ये सभी तरह के पदार्थ हमारे लिए अति आवश्यक हैं, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जिसे हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। All living organisms required food। सभी जैव पदार्थों को, सभी जीवित पदार्थों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। पेड़ पौधों में अपना भोजन खुद बनाने का क्षमता होता है, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, मानव भी इंक्लूड किए जाते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जिसको पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करके भोजन मिलता है, वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर आप एनिमल्स के पोषण के बारे में बात करें तो एनिमल्स अपना भोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही गेन करते हैं, है ना। आप देखें हर्बीवोर्स तो वो डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अगर कार्निवोर्स का बात किया जाए तो वो एनिमल को फीड करते हैं, एनिमल फ्लेश को फीड करते हैं और तब उनको भोजन प्राप्त होता है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस तरह से अगर बात करें ह्यूमंस का और डिफरेंट एनिमल्स का, तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखेंगे आगे। पेड़ पौधों में पोषण का क्या तरीका है उसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एक ऐसे लिविंग बॉडी हैं इस अर्थ पर, जो खुद अपने लिए भोजन बना सकते हैं, जिसमें प्रयोग करते हैं वो वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड मिनरल्स का। ये वाटर कहाँ से आएगा? तो पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा और मिनरल वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसी के साथ साथ पेड़ पौधों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो क्लोरोफिल पेड़ के लीव्स में, है ना, मेसोफिल सेल में, आगे जाके आप पढ़ेंगे मेसोफिल सेल में ये क्लोरोफिल पाया जाएगा। और जिस ऑर्गेनेली में पाया जाएगा प्लांट सेल के, वो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाता है। तो इस तरह से अगर आप समझें तो 4 इसेंशियल फैक्टर्स हो जाते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो पाता है। एक बार हम लोग फिर से काउंट कर लेते हैं। वाटर है जो कि सॉइल से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से आएगा, है ना। सोलर एनर्जी का होना ज़रूरी है, सनलाइट का होना ज़रूरी है। और चौथा जो है वो है
क्लोरोफिल जो कि खुद प्लांट में अवेलेबल होता है, प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स, इसको रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सब कहा जा सकता है। तो ये पेड़ पौधों के इर्द गिर्द ही उपलब्ध होते हैं, जैसे मिट्टी में, हवा में, और कुछ तो पेड़ के पास खुद होता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में कह रहा है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। पोषक पदार्थों के द्वारा जीवों को सक्षम किया जाता है उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके शरीर के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विकास के लिए, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब उसके बॉडी में किस तरह से सपोर्ट करेगा ये न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसको वृद्धि करने में, पेड़ पौधों में किसी तरह का अगर डैमेज आता है तो उसको रिपेयर करने में, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ऊर्जा प्रदान करता है जिससे सारे जैव प्रक्रम को संपन्न किया जाता है। ये लाइफ प्रोसेसेस वैसे प्रोसेसेस को कहा जाता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाए रखने के लिए काफ़ी इसेंशियल हो, अति आवश्यक हो। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। पोषण क्या है उसका डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है। अगर आप न्यूट्रिशन का डेफिनेशन समझे तो यहाँ से ही समझेंगे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यह भोजन प्राप्त करने का एक तरीका है। एंड इट्स, आगे देखिए, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और इसके शरीर के द्वारा प्रयोग किया जाने का यह प्रक्रिया है ना। यानी जो भी जीव भोजन प्राप्त करेगा उसके द्वारा यूटिलाइजेशन होगा उसके बॉडी के द्वारा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन आगे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना भी है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन वैसा पोषण जिसमें जीव और ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद भोजन तैयार करता हो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को ऐसे ऑर्गेनिम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इस तरह से हम लोग पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, स्वपोषी होगा। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब आप इन चीज़ों पर फोकस करें तो पता चलेगा प्लांट तो भोजन बनाता है, प्लांट बेसिकली ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद के लिए भोजन बनाएगा। तो फिर एनिमल्स के लिए क्या होगा, तो प्लांट्स के द्वारा बना बनाया भोजन एनिमल को प्रोवाइड होता है ना। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, कई चीज़ों को हम लोग बिना पकाए खाते हैं, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा सही है कि ये रेडीमेड फूड हम खा रहे हैं जो कि पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया है। वैसे जिन चीज़ों को हम लोग कुक करके खाते हैं, जिसको हम बना करके खाना बना करके आग पर पका करके खाते हैं, वो भी असल में प्लांट्स के द्वारा ही दिया गया रॉ मटेरियल्स है। कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक तरह का रेडीमेड फूड हो जाता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। वैसे एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिम्स जो अपने पेड़ पौधों के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं या वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको पूरा समझें न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा, तो ये न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अभी आपको बताया गया कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें पेड़ पौधों के द्वारा खुद से भोजन बना लिया जाता है ना, जिसमें 4 डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जो बताया गया उसका यूज़ किया जाता है, जबकि एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करता है। और इस तरह से ये दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रॉडली क्लासीफाई किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब एक क्वेश्चन आता है हम लोगों के दिमाग में कि आखिर ये फूड फैक्ट्री, जब हम कह रहे हैं कि हमारा सारा भोजन पेड़ पौधों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और ऐसा भी समझें कि इस ग्रीन प्लांट पर जो फूड अवेलेबल हो पा रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो पा रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारे फूड चेन में, वो प्लांट्स के द्वारा ही तैयार किया गया फूड्स है। अब ऐसे कंडीशन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम लोग यह पूछ सकते हैं कि पेड़ पौधों में ये भोजन बनाने का जो फैक्ट्री है वो कहाँ होता है। वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स
ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स? क्या भोजन पेड़ के एक ही भाग में बनता है, पेड़ पौधों के एक ही भाग में बनता है या सभी भागों में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? और पेड़ पौधे अपने आसपास से किस तरह से ये रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ को, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, वो कैसे प्राप्त करता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स? और इस रॉ मटेरियल्स को प्लांट्स किस प्रोसेस के द्वारा फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचा पाता है? इन सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से अपने भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को आगे ले जाता है। अब इसके लिए हम लोगों को फोटोसिंथेसिस समझना होगा, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सिंपली पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ आंसर मिल रहा है, ऊपर क्वेश्चन दिया गया कि ये फूड फैक्ट्रीज प्लांट में कहाँ होते हैं। आंसर आ रहा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। पत्तियां जो है पेड़ पौधे का, वो फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। दैट मीन्स कि भोजन बनने का जो प्रक्रिया है वो मेनली लीव्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी होता है, मेनली लीव्स में होता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अगर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर फूड फैक्ट्रीज लीव्स है तो इसका ये मतलब है कि सारा रॉ मटेरियल्स वहाँ पहुँचने चाहिए, है ना। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब तरीका बता रहा है कि ये रॉ मटेरियल किस किस तरह से कैसे फूड फैक्ट्रीज और लीव्स के पास पहुँच पा रहा है। देखिए यहाँ बता रहा है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जल और खनिज लवण, मिनरल्स जो है वो जल के साथ मिट्टी से पेड़ पौधों के जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट टू, अब उस एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स को, है ना, वाटर एंड मिनरल्स को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? देखिए टू लीव्स, जो कि फूड फैक्ट्री है लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? वाटर एंड मिनरल्स का तो कंफर्म हो गया कि वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से पेड़ पौधों के जड़ के द्वारा लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, है ना। अब यहाँ पर बोला कि पेड़ पौधों के पत्तियों में खास करके अगर आप बात करें तो अपर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अपर सरफेस ऑफ द लीव्स में टिनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, न्यूमेरस होते हैं, जो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और इंटर करेगा, परमिट करेगा। असल ये जो पोर्स है उसके बारे में आगे क्या लिख रहा है इसको देखिए। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. और ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं और असंख्य होते हैं, न्यूमेरस होते हैं, तो कहा कि ये स्टोमेटा कहलाता है। हिंदी में इसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। तो दो जो इसेंशियल फैक्टर्स थे, एक तो वाटर एंड मिनरल्स को फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल नहीं, लेकिन प्लांट्स के लिए जरूर इसेंशियल माना जाएगा। तो उसको हम लोग जाने, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने कि ये स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा। अब आगे लिख रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन पर बात समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, रूट से टॉप ऑफ द प्लांट तक कैसे चले जाते हैं, ब्रांचेज में कैसे जाएंगे, लीव्स में कैसे जाएंगे। तो बोला एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, काफ़ी पतला होगा। पाइप मतलब वो दिमाग में आपको नहीं लाना है बहुत ज़्यादा डायमीटर वाला, बहुत ही स्मॉल रेडियस का होगा, डायमीटर का वो होगा। और इसको हम लोग आगे जाइलम पढ़ेंगे। तो ये स्टेम्स में होंगे, लीव्स में होंगे, है ना, रूट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट में ये फैले होंगे और उनके थ्रू ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। दैट मीन्स वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और इसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये एक लगातार निरंतर एक पाथ डेवलप करता है, एक रास्ता देता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाया जा सके। अभी बात हम लोग कर रहे थे कि ये जो पाथ या पाइपलाइन स्ट्रक्चर होगा जिससे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको जाइलम के नाम से जाना जाता है।
प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू फंक्शन में रहते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसमें मिनरल्स को छोड़ करके बाकी कोई भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बने हुए जो फूड होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के बारे में डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। आगे बताया जा रहा है आपको, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं ना, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाएगा। क्लोरोफिल हरित लवक के नाम से जाना जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है इसके बारे में समझा रहा है। क्लोरोफिल का फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करना, पकड़ना, ताकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल किया जा सके। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कराना। और फोटोसिंथेसिस में क्या करना होगा, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके मदद से प्लांट्स के लिए फूड सिंथेसाइज करना होगा, है ना। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अभी जो आपको इससे पहले समझाया जा रहा था प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है और कितने फैक्टर्स इफेक्टिव हैं, तो 4 फैक्टर्स आपको याद ही हो गया होगा। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस तरह का जो प्रोसेस होगा जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हुए प्लांट्स के लिए भोजन तैयार किया जाएगा, फूड सिंथेसाइज किया जाएगा। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे। आगे देखिए, इस सेक्शन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। फोटो का सेंस लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन से लिया गया है। लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करना है। असल में आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वाटर को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और यही ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च बन जाते हैं जो स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे अगर कोई पूछ देता है फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता होगा, किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, 4 फैक्टर्स जिसके बारे में बताया गया आपको बताना होगा। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और कहा पृथ्वी पर ये अकेला प्रोसेस है, अकेला प्रक्रिया है जिससे इस पूरे पृथ्वी के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। आप गौर से सोचेंगे तो पता चलेगा कि प्लांट अगर नहीं हो तो सांस लेने के लिए तो जनरली आपके दिमाग में आता है कि ऑक्सीजन नहीं होगा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक और भी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और हमारे और आपके लिए भोजन तैयार नहीं हो पाएगा। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स and stored in the plants in the form of food. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. पेड़ पौधों के द्वारा, खास करके पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा या हरे भाग के द्वारा सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से और फिर उसको भोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। या ऐसा कहा जा सकता है कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। और देखिए, आपको ये डार्क लाइन से दिखलाया, काफ़ी इसेंशियल लाइन है, इसको समझिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य ही इस पृथ्वी पर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे जीवों के लिए। अगर सूर्य नहीं होगा, सूर्य का रोशनी नहीं होगा इस पृथ्वी पर, तो समझे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन नहीं बन पाएगा। जब पेड़ पौधों के द्वारा भोजन नहीं बन पाएगा, फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, तो हमारे और आपके लिए एनर्जी आएगा कहाँ से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ कुछ है तो वो सन है। और उसके बाद जब अर्थ पर हम लोग बात करें तो अर्थ पर प्लांट के बिना इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या कभी आप इस चीज़ का कल्पना कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ की एक्सिस्टेंसी का, पृथ्वी के अस्तित्व का तो हो ही नहीं सकता है। इन सारे कंसेप्ट से ये क्लियर होता है कि बिना फोटोसिंथेसिस का अर्थ पर किसी तरह का लिविंग थिंग्स का होना
लाइफ का होना, सर्वाइबिलिटी ऑफ लाइफ का होना नहीं हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स, है ना। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी खुद अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और आगे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि प्लांट्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड करते हैं। ये इनडायरेक्टली बार बार बताया जा रहा है, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, केवल कार्निवोर्स होते हैं, जो कि पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आपके दिमाग में आता हो एक बात कि वो तो फ्लैश ऑफ एनी अदर एनिमल्स खा करके ही जिंदा रहता है, सर्वाइबिलिटी मेंटेन करता है, तो आप इसको चेन से जोड़िए, जिसको फूड चेन भी कहा जाता है। वैसे जीव जो दूसरे जीव को खाते हैं, जिस जीव को खाते हैं वो असल में पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, उसको खा करके ही जिंदा रहते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें टाइगर के, लायन के बारे में, लायन को ले लें। लायन हर्बीवोर्स है, अब वो डियर को खाएगा, और ये डियर किस चीज़ को खाएगा, तो पेड़ पौधों को खाएगा। अगर पेड़ पौधा ही ना हो तो डियर ना होगा और नहीं होगा, और डियर अगर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में लाइन भी नहीं होंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइबिलिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन काफ़ी इसेंशियल है ना। इसके बावजूद सिर्फ ऑक्सीजन से ही जिंदा रहना संभव नहीं है ना। सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे उसी से जिंदा रहना संभव नहीं है। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस है, और हमारे बॉडी के सिर्फ अगर बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में, तो एक प्रोसेस से सर्वाइबिलिटी पॉसिबल नहीं होता है। वैसे यहाँ लिखा गया बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके बावजूद ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस भी इसेंशियल रोल प्ले करता है। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझें इसको, फोटोसिंथेसिस किस तरह से हमारे लिए इसेंशियल है। आगे इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और जो भी बुक्स में दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टीम्स एंड द ग्रीन ब्रांचेज। अभी जब हम आपको समझा रहे थे उसमें बता रहे थे कई बार कि सिर्फ लीव्स के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भी आप इसमें मेजर करेंगे। लेकिन एक एसेंशियल चीज़ यहाँ ये है कि लीव्स में मेनली फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। लीव्स में मेनली फोटोसिंथेसिस होगा, इस वजह से हम लोग बार बार लीव्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो desert plant have a scale or a spine like leaves to reduce loss of water by transpiration। अब desert plant के बारे में, जो सूखे क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं जहाँ वाटर का हमेशा स्कार्सिटी बना रहता है, उस प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। हैव ए स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, है ना। वहाँ जो है पट्टी नुमा पत्ता होगा या फिर सूलदार पौधा होगा, स्पाइन लाइक लीव्स होंगे। और ऐसा क्यों होगा, इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे एक साइंस ये है, साइंस का कंसेप्ट ये है कि वहाँ चूंकि लॉस ऑफ वाटर को रोकना होगा, चूंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो लीव्स जो है ब्लेडी होगा, दैट मीन्स लीव्स अगर ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, दैट मीन्स वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में डेजर्ट प्लांट के पास एक अडेप्टेशन है, इसको अडेप्टेशन कहा जाता है। एक अडेप्टेशन है कि वो अपने पत्ती के शेप को चेंज कर लेता है, लीव के शेप को चेंज कर लेता है और ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर को कम करता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ऐसे पौधों में चूंकि पत्ती तो उसका ब्लेड है नहीं, पत्ती जो ब्लेडी है नहीं, उसका चौड़ा है नहीं, तो वहाँ स्टोमेटा बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि सिर्फ उसी पर अगर डिपेंड हो जाता है तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा और रिक्वायरमेंट जो एनर्जी का है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस वजह से उस प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जो कि स्टीम होगा, उसका ग्रीन पार्ट होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। तो बहुत ही क्लियर हो गया अब कि देखो जनरली और मोस्ट ऑफ द प्लांट लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन एडवर्स कंडीशन में भी कहा जा सकता है, या ऐसा कि कुछ जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी कम है, वाटर का स्कार्सिटी है इन द सॉइल, तो ऐसा कंडीशन में वो स्टीम और अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट से भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं
ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनर्जी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। खास करके प्लांट्स का हम बात कर रहे हैं, ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, बिना फोटोसिंथेसिस के इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्लोरोफिल contains cells of leaves in the presence of sunlight। अब क्लोरोफिल बोल रहा है कि लीव्स के सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट क्या कर लेता है, इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन करके हम बताएं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ करके स्टार्च बना लेते हैं। मेनली अभी बता रहे थे कि प्लांट में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टार्च है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। और कहा कि इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इक्वेशन के थ्रू भी दर्शा सकते हैं। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन समझना अच्छा है, ये आपको आगे भी पढ़ना होता है। कुछ फिगर दिया गया है, फिगर को हम लोग एक्सप्लेन करें। देखिए, एक आपको प्लांट का डायग्राम दिया गया और प्लांट के डायग्राम में एक लीव्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखलाया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है मेनली लीव्स में हो रहा है। सनलाइट लीव्स पर इंसिडेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये सनलाइट आ रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना। ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो गया। अभी आपको क्या अवेलेबल करना था वो बताएं। 4 फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स तो क्लियर हो गया। अब वाटर आएगा, तो वाटर इस तरह से देखिए, रूट से रूट के द्वारा सॉइल से लीव्स के पास पहुंचेगा। देखो फैक्ट्री ऑफ द फूड के पास पहुंच रहा है, 3 फैक्टर्स पहुंच गया है। अभी चौथा फैक्टर आना बाकी है और वो चौथा फैक्टर ऑलरेडी प्लांट्स के पास खुद होता है, जो कि उसके लीव्स में पाया जाता है, वो है क्लोरोफिल। तो ये 4 फैक्टर्स होंगे और इन 4 फैक्टर्स के मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। ये फिगर, ये डायग्राम आपको यही समझा रहा है। स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस लिखा भी है। अब लीव्स का एक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। आगे जाकर के इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। वैसे स्पंजी सेल्स में आपको क्लोरोफिल दिखलाया जा रहा है। ये डिफरेंट जो सैक-लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेल हैं, स्पंजी सेल हैं या लीव्स में पाए जाने वाले सेल हैं और इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल असल में सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड में पाया जाता है। अब नीचे आपको दिखलाया गया है, जैसे ये गार्ड सेल है, दोनों तरफ 2 गार्ड सेल है और उसके बीच में आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, टीनी पोर्स दिख रहे हैं। ये टीनी पोर जो है वो असल में स्टोमेटा है। तो आगे आकर के उस फिगर में इस पोर को स्टोमेटा के द्वारा आपको दिखला दिया गया। तो इस तरह से स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जो कंट्रोल करने के लिए सेल है होते हैं, जिसको हम लोग गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। लीव्स के बारे में आपको अभी थोड़ा और एक और फिगर आपको दिखलाया जा रहा है। इस स्टोमेटा को बड़ा करके दिखलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बीच में जो पोर्स है वो स्टोमेटल ओपनिंग कहलाएगा, स्टोमेटल पोर कहलाएगा। और ये जो 2 बड़ा सा सेल आपको दिखाया जा रहा है, ये दोनों सेल जो है ना, ये सेल और ये सेल, ये गार्ड सेल है। और ये गार्ड सेल के टर्जिडिटी पर कंट्रोल होता है। टर्जिडिटी के द्वारा जैसे वाटर इसमें फिल हो जाएगा तो ये टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन माना जाएगा और इस समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा या फिर वाटर ट्रांसपीरेशन भी इस समय हो सकता है जब ओपन स्टोमेटल कंडीशन होगा तब। उसी के साथ साथ जब वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, वाटर लूज कर लेगा गार्ड सेल, तो ऐसे कंडीशन में श्रिंक कर जाएगा और श्रिंक करने के साथ साथ स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये फिगर आपका क्लियर हो गया। फिगर जो भी बता रहा था, वो समझाने का कोशिश कर रहा था, वो हम आपको समझाए। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताने जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है, तो बता रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। ये ऑक्सीजन रिलीज होना एक बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होगा, मेन जो फंक्शन का एम था या रिजल्ट जो लाना था वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन था। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनना था, कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। आप बुक्स में देखेंगे इसके बारे में लिखा रहेगा, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये बाई प्रोडक्ट ये चीज़ है
कि इसका बनना एम नहीं था, बनना तो एम था कार्बोहाइड्रेट का, बीच में एक उत्पाद आ गया, बीच में एक प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में चला गया और एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं, है ना, वायुमंडल में हम लोग हैं और इसी वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन गेन करते हैं, यही ऑक्सीजन जो कि पेड़ पौधों के द्वारा हमको फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च अभी बार बार कह रहे थे ना कि स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स जो है वो स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो स्टोर होता है ना पेड़ पौधों में, वो उसका उपस्थिति ये दर्शाता है कि पेड़ पौधों में या उस लीव्स में खास करके फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। अभी हम लोग देख रहे थे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे, स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, इसको समझने का जरूरत है। शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप के हो सकते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। दैट मीन्स ये सिंपल हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जो ग्लूकोज है ना वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि स्टार्च एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, तो आज के क्लास में जो हम लोग जाने हैं उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है, या आपके पास जो अवेलेबल बुक है सपोर्टिंग बुक उसमें इन चीज़ों के बारे में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस लाइन को या आपका जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम क्लियर करेंगे और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।